गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 29 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि हमें पता है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, है ना। तो उसमें वही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को आइडेंटिटी के रूप में जो है क्यों नहीं माना जा रहा है। बिहार का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसेस जो है, जो वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये मास इंक्लूजन का होना चाहिए, ना कि जो है मास एक्सक्लूजन का। ठीक है। तो वही जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा है कि अगर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों ही रिलायबल हैं और उनमें वेरिफिकेशन का सिस्टम होता है, ठीक है, और उनका कहना है कि जो है कोई भी डॉक्यूमेंट दुनिया में 100% फेक प्रूफ नहीं होता, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 11 एक्सेप्टेड जो डॉक्यूमेंट्स जो है बताए हैं वो भी कंक्लूसिव नहीं है ना। और तो आधार और जो ईपिक को क्यों मना किया जा रहा है ना। और तो पिटिशनर का क्या कंसर्न है, कपिल सिब्बल जी ने कहा कि जो है कि इस प्रोसेस से लगभग 4.5 करोड़ लोग जो है डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, यानी वोटिंग से वंचित हो जाएंगे, हो सकते हैं। और उन्होंने इस प्रोसेस को जो है सिटीज़नशिप स्क्रीनिंग जैसा बताया है, जिसमें आम आदमी को अपनी जो है सिटीज़नशिप साबित करनी पड़ रही है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि जो लोग 2025 वोटर लिस्ट में ऑलरेडी हैं उनका नाम ड्राफ्ट में आएगा अगर उन्होंने फॉर्म दिया है, और जो लोग 2023 की जो है वोटर लिस्ट में थे उन्हें सिर्फ जो है पार्शली प्री फिल्ड फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है ना। और तो ये बेसिकली ये जो पूरा इशू है हाईलाइट करता है, इशू जो टेंशन बिटवीन वोटर इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंटिंग जो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। और कोर्ट भी क्लोजली वॉच कर रहा है ताकि वोटिंग राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें, स्पेशली इलेक्शन हैवी स्टेट जैसे कि बिहार में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, टीनेज दिव्या आउट लास्ट हम्पी एमर्जेस इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप विनर। तो दिव्या देशमुख जी ने वर्ल्ड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। और उन्होंने हराया बेसिकली कोनेरू हम्पी को, है ना। ये जो फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये एक इंटरनेशनल अचीवमेंट है, और इस जीत के साथ दिव्या जी 88th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, है ना। और 4th इंडियन वुमेन बन गई हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, है ना। और पहले कोनेरू हम्पी हैं, डी हरिका, आर वैशाली, अब ये 4th वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और पिछले साल जो है डी गुकेश ने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था और सबसे छोटे वर्ल्ड चैम्पियन बन गए थे बाय डिफीटिंग डिंग लाइरन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लोज डाउन टू 10-month लो इन जून। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली ये मंथली आता है और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, जैसे कि माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रोथ हो रही है या फिर जो है स्लो डाउन आ रहा है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक नंबर होता है जिसका बेस ईयर जो है 2011-12 है ना। और इसका मतलब है कि 2011-12 में जो है अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 100 माना जाए तो उसके कंपैरिजन में हर मंथ कितना प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है, वो वैल्यू निकाली जाती है। मेजरली 3 सेक्टर्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग का होता है, अप्रॉक्स 77%। और ये रिलीज़ कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर जो है ये हर मंथ रिलीज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर फ्रीजिंग बंगाल्स गवर्नमेंट न्यू लिस्ट ऑफ ओबीसीज। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं सिर्फ जो वो हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कि पहले क्या है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने 17 जून 2024 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो नए ओबीसी लिस्ट पर रोक लगा दिया था। और हाई कोर्ट का कहना था कि जो ओबीसी लिस्ट जो है वो सिर्फ लॉ बनाकर ही बदली जा सकती है ना, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बदली जा सकती। तो वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का ये स्टे कर दिया है ना। और चीफ जस्टिस ने बोला है कि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर प्राइमा फेसी गलत लगता है। और उन्होंने बेसिकली याद दिलाया 1992 का इंदिरा सोहनी मंडल केस में डिसाइड हो चुका है
कि बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो काफ़ी है और लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे जैकाल्स की स्टडी के बारे में है केरला में, कि केरला का गोल्डन जैकाल जिसको CRB बोलते हैं ना, शोज़ अडेप्टेबिलिटी टू ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स स्टडी। तो वहाँ पे स्टडी किया गया केरला में गोल्डन जैकाल्स के बारे में। तो बोला गया केरला में लगभग 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन है और मोस्टली कहाँ मिले, सिर्फ 2% जो है फॉरेस्ट में मिले, है ना, और बाकी लोलैंड एरियाज़ में मिले हैं, है ना, जैसे कि कोकोनट ग्रोव्स हो गए 24%, रूरल सेटलमेंट हो गया 10%, अर्बन एरियाज़ में भी मिले हैं। तो ये दिखाता है कि जैकाल्स ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो लैंडस्केप है उसमें सर्वाइव करने में एक्सपर्ट है। तो इससे कुछ चैलेंजेस भी हैं कि रेबीज़ होने का खतरा है ना, और ऑर्गेनिक वेस्ट पे, ह्यूमन वेस्ट पे डिपेंडेंस होगी इनकी, है ना, क्योंकि जो है स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में जहाँ उनकी सर्वाइवल गार्बेज पे ज़्यादा डिपेंड हो रही है। और हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, है ना, जेनेटिक इंटीग्रिटी जो है खतरे में पड़ सकती है ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग। और स्टडी रिकमेंड करती है कि कंजर्वेशन पॉलिसी सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज़ तक सीमित ना हो, ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप भी जो है इसमें इंक्लूड किए जाएँ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जैसा कि पता है हमें कि जो है दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस पे बर्न्ड कैश मिला। इसके बाद उनके खिलाफ जो है इन हाउस इंक्वायरी जो है शुरू की गई और इंक्वायरी रिपोर्ट में उनकी मिसबिहेवियर की फाइंडिंग दी। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जस्टिस ने सवाल उठाया कि जब आपको पता था कि इन हाउस इंक्वायरी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट क्यों किया, क्या आप फेवरेबल आउटकम की उम्मीद में हैं। तो कपिल सिब्बल जी ने क्या आर्गूमेंट दिया कि कपिल सिब्बल जी ने बोला कि जो है जो सेंसिटिव विजुअल्स हैं और ऑडियो हैं मीडिया में लीक हुए और जनता के सामने उन्हें पहले ही जो है वो गिल्टी जो है बना दिया गया। और आर्टिकल 124(4) के तहत जो है जजेस का रिमूवल है, जजेस इंक्वायरी एक्ट फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि हमने पढ़ा है कि जो है इम्पीचमेंट कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो और बोलते हैं आर्टिकल 121 पार्लियामेंट के बाहर कोई जजेस की कंडक्ट पर डिस्कशन करने से जो है रोक लगाता है। फिर भी मीडिया में जो है ट्रायल हुए, है ना। तो बेसिकली किसी भी जज को रिमूव करने का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है कि पहले तो एक तो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में मिनिमम 100 मेंबर्स साइन करने चाहिए और जो राज्यसभा है मिनिमम 50 MP साइन करने चाहिए। और फिर ये स्पीकर को दिया जाता है लोकसभा में और चेयरमैन को राज्यसभा में। अगर ये एडमिट कर लेते हैं तो 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं जो चार्जेस होते हैं अगेंस्ट द जज। अगर वो जो है उसमें गिल्टी मिलते हैं तो मोशन फिर जो है उसमें इनिशिएट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि अगर उसमें जो है आपको अगर स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी कैसी, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबर्स present and voting, majority of total membership of the house and 2/3 of the members present and voting। तो अगर ये पास हो जाता है तो फिर जज जो है वो प्रेसिडेंट के पास फिर वो भेजा जाता है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं और फिर वो जज इम्पीच हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि ये इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरीज एक्ट इसके अंडर होनी चाहिए, ना कि इन हाउस जो है इंक्वायरी, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको पता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फिर भी क्यों आए, है ना। नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में है, मिसलीडिंग केरला तमिलनाडु टेल सुप्रीम कोर्ट। तो पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल 143 के अंडर दिया हुआ है, इसको एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं, है ना। आर्टिकल 143 बेसिकली एम्पावर करता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एडवाइस ले सकें, है ना, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, किसी इम्पोर्टेंट मैटर पे, जैसे कि वो मैटर कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई फैक्ट दैट इज़ अराइजिंग दैट आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या किसी और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। तो आर्टिकल 143 बेसिकली डिस्क्रिशनरी है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे और चाहे ना दे, है ना। तो प्रेसिडेंट में रेफर एन इम्पॉर्टेंट लीगल इशू, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपना ओपिनियन देता है और ये ओपिनियन जो प्रेसिडेंट को देते हैं ये बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं कि जो है अगर कोई डिस्प्यूट जो है अगर
अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के तहत है ना, तो प्रेसिडेंट जो है मस्ट रेफर इट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जो एडवाइस मांगने वाली पावर है प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट पे, इस पे कंट्रोवर्सी है पूरी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर केस में जो है ये कहा था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो बिल्स आते हैं स्टेट बिल है ना, उनको जो है स्टेट बिल्स अप्रूव रिजेक्ट या रिजर्व करने चाहिए उनको रीज़नेबल टाइम में, है ना, जो भी बिल इनके पास आते हैं। तो इसके बाद प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज़ करके एक रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को बोला कि जो है क्या जुडिशरी जो है ये जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए टाइमलाइन कोई फिक्स कर सकती है क्या ये पास करने के लिए। तो उसी में आर्गुमेंट और जो है काउंटर आर्गुमेंट चल रहे हैं, फिर लास्ट में देखेंगे क्या इसका रिजल्ट आया, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑपरेशन सिंदूर ओनली पॉज्ड विल रिज्यूम इफ नीडेड, डिफेंस मिनिस्टर। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लोकसभा को एड्रेस करते हुए कहा कि जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है एंड नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज किया गया है, और ऑपरेशन कॉल हैज़ नॉट बीन कॉल्ड ऑफ, ओनली इट इज़ पॉज्ड। और अगर पाकिस्तान रिपीट करेगा अपने मिस एडवेंचर्स तो मिलिट्री एक्शन जो है रिज्यूम कर दिया जाएगा। और इंडिया बोलते हैं कि इंडिया टुडे उसका जो है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैटेजिक और फियरलेस है इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ कि जो है टेरर कैंप्स पाकिस्तान में स्पेशली जो भी पहलगाम टेरर अटैक्स के पीछे थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और क्लेम किया कि जो भी पॉलिटिको मिलिट्री गोल्स हैं वो अचीव किए गए। और पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया जो है मिसाइल्स और ड्रोन से, लेकिन कोई इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ उनके काउंटर अटेम्प्ट में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। निसार सैटेलाइट माउंटेड ऑन GSLV फॉर लॉन्च टुमारो। तो लॉन्च डेट इसकी बेसिकली वेडनेसडे है, कल, श्रीहरिकोटा से 5:40 पे। तो निसार है क्या, ये एक सैटेलाइट है, कौन सी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि दो का कोलैबोरेशन है, किसका किसका, नासा का और इसरो का, ठीक है। नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है, जिसमें कि ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो डुअल फ्रीक्वेंसी जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसमें कि L बैंड बेसिकली दिया गया है नासा के द्वारा, और जो इसका S बैंड है वो इसरो ने दिया है, ठीक है। और मिशन लाइफ कितनी रहेगी, 5 साल की रहेगी। ऑर्बिट जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है बेसिकली ये अर्थ को स्कैन करेगा हर 12 दिन में, ठीक है, एवरी 12 डेज़ में, डे एंड नाइट जो है ऑल वेदर कंडीशन में। और बेसिकली ऑब्ज़र्व करेगा क्या कि ग्राउंड की कोई भी डिफॉर्मेशन है, आइस शीट फॉर्मेशन, वेजिटेशन चेंज कोई हुआ है तो, और सॉइल मॉइस्चर ट्रैक करना, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, इन सबको ट्रैक करेगा, है ना। और यूज़फुलनेस क्या है बेसिकली निसार का कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होगा, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज स्टडी के लिए यूज़ होगा, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होगा, कोस्टल मैपिंग के लिए यूज़ हो सकता है, शिप डिटेक्शन और सी आइस मॉनिटरिंग के लिए जो है यूज़ हो सकता है। ये सब यूज़फुलनेस है निसार के। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडिया जापान ऑफिशियल्स डिस्कस PM's विजिट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जो है वो जापान के वाइस मिनिस्टर के साथ मिले दिल्ली में, और फोकस किया गया स्ट्रॉन्गर और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक टाइज के लिए, ट्रेड, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन के लिए। और PM मोदी जी का अपकमिंग विजिट है जापान में नेक्स्ट मंथ में, तो सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, स्पेशली जो क्रिटिकल मिनरल्स में है जिस पे चाइना ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है एक्सपोर्ट पे, है ना। और तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है जापान गिफ्ट कर रहा है 2 एडवांस्ड E10 शिनकानसेन ट्रेन्स इंडिया को, ठीक है, शिनकानसेन ट्रेन्स इंडिया को गिफ्ट कर रहा है, कितनी, 2, ठीक है। और जापान में भी जो है सेम मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और तो बेसिकली रेलवे मिनिस्टर ने बोला कि जो गुजरात का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2027 तक, और जो एंटायर प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2029 तक। तो और क्या डिस्कस हुआ कि बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इश्यूज़ है। तो जब इंडिया जापान ऑफिशियली डिस्कस्ड शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो कि यूज़ होते हैं किसमें, बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रेयर अर्थ मैग्नेट्स में, और चाइना ने इन पे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, ठीक है। और भी कई सारे एरियाज़ में डिस्कशन होगा, जैसे पॉलिटिकल टाइज, डिफेंस कोऑपरेशन,
एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, पीपल टू पीपल टाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि बुलेट ट्रेन, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ नए रूल्स नोटिफाई किए हैं, इसको बोल रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स रूल्स 2025, ठीक है। तो पहली बार कंटेमिनेटेड जो साइट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, और ये रूल्स डिफ़ाइन करते हैं कि जो केमिकल जो वेस्ट है से भरे हुए या फिर जो है पॉल्यूट हो चुके एरियाज़ जो हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे क्लीन किया जाएगा, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड साइट्स कौन से होते हैं? ऐसे एरियाज़ जहाँ हज़ार्डस वेस्ट या केमिकल वेस्ट हो, डंप किया गया हो। एग्जांपल जैसे ओल्ड लैंडफिल हो गया, डंप्स हो गए, केमिकल स्पिल साइट्स हो गई, वेस्ट स्टोरेज हो गया या ट्रीटमेंट एरियाज़ हो गए, ये सारे जो है बेसिकली कंटेमिनेटेड साइट्स हैं। इंडिया में 103 ऐसे साइट्स हैं जहाँ सिर्फ 7 पर ही अब तक जो है क्लीन अप शुरू हुआ है। और प्रोसेस क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो 6 मंथली रिपोर्ट बनाएगा सस्पेक्टेड साइट्स पे। तो डिस्ट्रिक्ट जो है जो 6 मंथली रिपोर्ट बनाएगा सस्पेक्टेड साइट्स पे। स्टेट पॉल्यूशन का बोर्ड या एक्सपर्ट बॉडी जो है वो क्या करेगी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी 90 डेज़ में जो है प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना है उसको, ठीक है, उस जगह का। फिर 3 महीने में विदिन 3 मंथ्स डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो या सर्वे जो है वो कंफर्म सर्वे करना पड़ेगा। फिर रेमेडिएशन प्लान एक्सपर्ट बॉडीज़ बनाएंगे, एक्सपर्ट बॉडीज़। और फिर जो पॉल्यूटर्स हैं जिन्होंने जो लोग गिल्टी हैं उनको क्लीन अप का खर्चा भरना होगा। अगर पॉल्यूटर्स नहीं मिलता या पैसा नहीं दे सकता तो सेंटर प्लस स्टेट मिल के क्लीन अप फंड जो है वो अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर कंटेमिनेशन से जान या नुकसान हुआ है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो भारतीय न्याय संहिता के अंडर जो है क्रिमिनल केस भी बन सकता है। ये पूरे रूल्स जो है वो नोटिफाई किए हैं किसी भी कंटेमिनेटेड एरिया को क्लीन अप करने के लिए। जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है द मेडिकल बाउंड्रीज़ फॉर आयुष प्रैक्टिशनर्स। तो एक रिसेंट ट्विटर कंट्रोवर्सी ने डिबेट छेड़ दी कि जो क्या आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर्स को डॉक्टर कहना ठीक है, और क्या वो मॉडर्न जो मेडिसिन है उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए डिबेट चल रही है। तो हिस्ट्री से बेसिकली समझते हैं कि 1946 में भोर कमेटी ने सिर्फ जो है मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रमोट किया, ठीक है। 1948 में एक और कमेटी बनी जिसमें आयुर्वेद को हिंदू आइडेंटिटी से जो है जोड़ा गया, ठीक है। फिर 1970 में इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट आया, ठीक है, जिसमें कि जो है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी को ऑफिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है। फिर इसमें लीगल ट्विस्ट क्या आता है, लीगल जो है ट्विस्ट ये आता है कि 1945 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के रूल जो 2 है, रूल 2EE, उसके तहत जो है कुछ स्टेट्स ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मॉडर्न मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करने की परमिशन दे दी, ठीक है। लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो है आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं कैन नॉट प्रेस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते, जबकि कुछ स्टेट्स ने बोला था कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। तो अब करंट प्रॉब्लम क्या है, करेंटली जो कई स्टेट्स अब भी इनको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का जो वायलेशन है कि मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मॉडर्न मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने की परमिशन देना, वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो है उन्होंने मना किया है, बट अभी कई स्टेट्स अलाउ कर रहे हैं। फिर जो BAMS डॉक्टर्स हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स में कम सैलरी पे हायर किए जा रहे हैं, है ना, और जो MBBS डॉक्टर्स के लिए अनफेयर है ऐसा बताते हैं। फिर जो है 2020 में एक नई नोटिफिकेशन आई जिसमें आयुर्वेदिक जो PG डॉक्टर्स हैं उनको 58 टाइप की जो सर्जरीज़ हैं करने की परमिशन दे दी गई, इंक्लूडिंग जो अपेंडिक्स होता है, गॉल ब्लैडर होता है, इनकी रिमूवल की।
तो यहाँ पे वही पब्लिक हेल्थ के सवाल पूछते हैं कि क्या आयुर्वेद और जो मॉडर्न मेडिसिन है का कॉम्बिनेशन लॉजिकल है। अगर इसका कॉम्बाइन करते हैं क्या, वेदर इट इज़ लॉजिकल। त्रिदोषा थ्योरी और जेम थ्योरी टोटली ऑपोजिट हैं इसके। और सर्जरी में एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक का यूज़ होता है, क्या आयुर्वेदा में ये वैलिड है? ठीक है। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल की बात करें तो हिंदू प्राइड के नाम पे बेसिकली बोला गया कि आयुष्मान भारत में आयुष को इंक्लूड करने का प्लान है, और 20,000 करोड़ जो टैक्स पेयर्स का पैसा ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर जो है वो लग चुका है। लेकिन एविडेंस बेस्ड ब्रेक थ्रू जो है अभी तक नहीं हुए हैं और बहुत कम है। तो कंक्लूजन में यही इसमें इस आर्टिकल में बोल सकते हैं कि ये सिर्फ डॉक्टर टाइटल का मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का सवाल है। अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन एविडेंस बेस्ड प्रूफ के बिना मॉडर्न ट्रीटमेंट करने लगे तो आम जनता को रिस्क हो सकता है ना। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे, बिल्ड ऑन दिस जॉइंट स्टेटमेंट टू ट्राई एंड सेव गाज़ा। तो यूके, फ्रांस और इटली, इन तीनों ने बेसिकली, और इस जैसे 30 वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इज़राइल के एक्शन की कड़ी निंदा की है, कंडेम किया है। बोला कि जो है इज़राइल जो है बच्चों और निर्दोषों को, नागरिकों की हत्या कर रहा है और पानी और खाने जैसे बेसिक जो ज़िंदगी के हकों से लोगों को वंचित कर रहा है, और गाज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती उनके घर से निकालने की प्लानिंग कर रहा है। तो स्टेटमेंट ने इससे कम्प्लीटली जो है अनएक्सेप्टेबल जो है वो कहा। लेकिन क्या इज़राइल रुकेगा? इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद भी इज़राइल के एक्शन में कोई रुकावट नहीं आई है। और जर्मनी और यूएसए जो इज़राइल के सबसे बड़े आर्म सप्लायर्स हैं, है ना, और पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट साइन नहीं किया। मतलब इज़राइल पर असली प्रेशर अभी भी नहीं है। और गाज़ा की ग्राउंड रियलिटीज़ के बात करते हैं कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो है 60,000 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी है। 90% पॉपुलेशन जो है डिस्प्लेस हो चुकी है, और सिर्फ जो है 46 स्क्वायर किलोमीटर में जो है लाखों लोग रह रहे हैं, जिसमें कि हाइजीन, फूड और मेडिसिन जो है सब कोलैप्स हो चुका है। 1/3 जो है लोग बिना खाए रह रहे हैं, तो भूखे हैं। और यूएन कहता है फाइमाइन जैसे जो है अकाल जैसा खतरा है। तो ये बोलते हैं कि क्या ये जीनोसाइड है, क्या ये नरसंहार है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको डिसाइड करने में जो है साल लग सकते हैं। लेकिन कई लीगल एक्सपर्ट्स, ह्यूमन राइट ग्रुप जो है का मानना है कि ये एक प्लान्ड जीनोसाइड है। इज़राइल ने एड ब्लॉक कर दिया और खाना पानी मिल नहीं रहा, लोग भूख से मर रहे हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पर्पसली जो है पैलेस्टीन का जो है फ्यूचर वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसमें वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर सकती है वो बताते हैं कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, यूएन कहता है कि आखिरी लाइफलाइंस भी ख़त्म हो रही हैं। तो पॉसिबल एक्शंस कंट्रीज़ को जो है अपने इकोनॉमिक या मिलिट्री टाइज़ इज़राइल के साथ रिकंसिडर करने चाहिए। ठीक है, रिकंसिडर इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज़ विद इज़राइल। इंटरनेशनल पीस कीपिंग जो फोर्स है गाज़ा भेजने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया, चाइना, रशिया जैसे जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनको मिलकर जो है वो प्रेशर डालना चाहिए। और जो गल्फ़ कंट्रीज़ और टर्की है उनको अब न्यूट्रल रहना बंद करना होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे बेसिकली क्या बोलते हैं, ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया। इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेशंस के पास ज़्यादा पावर है, लेकिन कॉमन लोग भी अपने कंशियंस से एक्शन ले सकते हैं, है ना। और तो बेसिकली कंक्लूजन में यही बोलते हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या रीजनल मुद्दा नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का टेस्ट है। अगर दुनिया ने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो जो है जो इंसानियत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और हम सबको जो है पछतावा ही मिलेगा इसमें गाज़ा में। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द चोला लीगेसी इंक्लूड्स गुड गवर्नेंस नॉट जस्ट ग्रैंड टेम्पल्स। तो मोदी जी तमिलनाडु के जो गंगाई कोंडा चोलापुरम है और आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल जो है उसमें शामिल हुए, और जिसमें कि राजेंद्र चोला वन के जन्मोत्सव पर उन्होंने कहा कि जैसे चोला साम्राज्य ने ट्रेड और जो सवर्निटी है उसको प्रोटेक्ट किया, वैसे ही आज का भारत भी ग्लोबल और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेगा। उन्होंने भी अनाउंस किया कि राजेंद्र और राजेंद्र चोला के स्टैचू सेंटर इंस्टॉल करेगा।
तो चोला रूल से बेसिकली क्या सीख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि पहला जो है वो वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल। चोलाज ने जो है कावेरी डेल्टा में एफिशिएंट वाटर सिस्टम बनाए थे। आज भी यहाँ बाढ़ आती है और पानी समुद्र में वेस्ट हो जाता है ना। इस पर चोला स्टाइल रिजर्वायर प्लानिंग है अप्लाई की जा सकती है। सेकंड जो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो बृहदेश्वरा जो टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल जो 1000 साल पुराने स्ट्रक्चर आज भी ठीक हैं, जबकि मॉडर्न इंडियन में फ्लाईओवर गिर जाते हैं। ये टेम्पल अर्थक्वेक प्रोन जोन में होने के बावजूद मजबूत हैं ना। और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि चोला टेम्पल के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर जो है मॉडर्न सिस्मिक इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। और जो थर्ड बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज। चोला रूल में विलेज असेंबलीज जो है सभाज जो है एक्टिवली जो है वो फंक्शन करती थी। आज 73rd और 74th अमेंडमेंट्स के 30 साल बाद भी कई अर्बन और रूरल बॉडीज़ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो मिसिंग हैं। और चोला मॉडल ग्रासरूट जो डेमोक्रेसी है उसको रिवाइव करने की इंस्पिरेशन बन सकता है। और बोलते हैं कि विरासत के साथ सोच भी लाजमी है, जैसे कि राजेंद्र और राजा के स्टैचूज़ बनना सिंबॉलिक है, लेकिन अगर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम को इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो काफ़ी मीनिंगफुल बनेगा। और मोदी जी का ये विज़िट जो कल्चरल सेलिब्रेशन था, लेकिन इससे गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए भी जो है ट्रिगर बनाया जा सकता है। तो यही पूरा इस आर्टिकल में बोलते हैं। जो चोला किंगडम था सिर्फ भव्य मंदिरों और जो है का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि एफिशिएंट गवर्नेंस, प्लानिंग और डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक मॉडल था, है ना। फिर यहाँ पे बेसिकली गूगल की मोनोपोली के बारे में थोड़ा बताया गया है कि सेनेटर शर्मन ने 1980s में जो है कहा था कि जैसे हम पॉलिटिकल किंग नहीं चाहते, वैसे ही किसी जो है एक कंपनी का इकोनॉमी पर राज करने नहीं देना चाहिए उसको। आज के डिजिटल ज़माने में बेसिकली गूगल जैसे टेक जायंट्स वैसे ही किंग बन गए हैं, जो इंडियन स्टार्टअप्स को जो है ग्रो करने से रोक रहे हैं। और गूगल का एंड्रॉयड मार्केट में जो है 95% शेयर है, और प्ले स्टोर और एड्स पर जो है वो फुल कंट्रोल भी है, जिससे नए ऐप्स को जो है लोगों तक पहुंचने में मुश्किल हो जाती है। और एक इंडियन गेमिंग कंपनी ने जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन किया कि गूगल सिर्फ कुछ सेलेक्टेड गेम्स जैसे DFS और रमी को प्रमोट करता है, बाकी सबको रोक देता है। तो इससे जो कंपटीशन और जो इनोवेशन है दोनों को नुकसान हो रहा है। और इंडिया को अपने डिजिटल इकोनॉमी को बचाने के लिए जो मोनोपोली जो है वो तोड़ने की ज़रूरत है, और फेयर कंपटीशन जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे शर्मन एक्ट ने अमेरिका में किया था। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट आर्टिकल है, जस्टिस ऑन होल्ड, इंडियाज़ कोर्ट्स आर क्लॉग्ड। तो इंडिया के कोर्ट्स में जस्टिस मिलने में बहुत देर होती है, इसीलिए लोग जो है कोर्ट जाने से डरते हैं। इस वक्त देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है ना। और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 86,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जो है 63 लाख के अराउंड पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4.6 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। मेजर प्रॉब्लम इसमें बोलते हैं कि जो है जजेस की कमी है ना। जुडिशरी सिर्फ 79% कैपेसिटी पे काम कर रही है। और जो दूसरा है, हर 10 लाख लोगों पे सिर्फ 15 जो है जजेस हैं। तो रिकमेंडेशन कितनी है, रिकमेंडेशन की हर 10 लाख लोग पे 50 जजेस होने चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड है कि एडजर्नमेंट्स और जो शेड्यूलिंग है का सिस्टम जो है वो भी वीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सिविल केसेस हैं सबसे ज़्यादा डिले होते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन बोलते हैं कि सॉल्यूशन में क्या बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि लोक अदालत, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन का यूज़ जो है वो बढ़ाना चाहिए, है ना। और नेशनल लोक अदालत ने जो है 2021 से जो है 2025 तक लगभग 27.5 करोड़ केसेस रिजॉल्व किए हैं, जो एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सुधारने की ज़रूरत है, और जजेस की वैकेंसीज़ जो है वो फिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और केस मैनेजमेंट सिस्टम एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, तो इससे कुछ हेल्प हो सकती है। तो जो जस्टिस के डोर्स हैं वो सबके लिए खुले हों और टाइम पे खुले हों, तभी लोगों को भरोसा बनेगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, वाई इज़ महाराष्ट्र न्यू सिक्योरिटी बिल, व्हाट इज़ महाराष्ट्र न्यू सिक्योरिटी बिल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेसिकली महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल जो है वो पास किया है,
जिसका एम है जो अर्बन नक्सलिज़म उससे निपटना, है ना। तो सरकार का कहना है कि 60 से ज़्यादा नक्सल लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस अर्बन एरियाज़ में एक्टिव हैं जो आर्म्ड नक्सल्स को सपोर्ट करती हैं। तो अपोजिशन का क्या बोलना है कि ये बिल एग्रेसिव और वेग है, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। और टाइमलाइन नहीं बनी है, बैन की टाइमलाइन है उसमें कोई टाइमलाइन नहीं बनी है ना, कितने टाइम तक बैन रहेगा। स्पीच, प्रोटेस्ट या कोई लिखे गए शब्दों को भी क्रिमिनल किया जा सकता है ना, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को इंटरफेयर करते हैं। लॉ कोर्ट्स का जो है जुरिस्डिक्शन हटा दिया गया है, यानी आसान लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। तो स्टेट ऑफिशियल को फुल प्रोटेक्शन दिया गया है, और अगर उन्होंने गुड फेथ में कुछ भी किया तो ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2024 में मॉनसून सेशन में लाया गया था। और करंट स्टेटस क्या है? बिल दोनों हाउसेज में पास हो चुका है, अब गवर्नर का असेंट का इंतज़ार है। एक्टिविस्ट और अपोजिशन ग्रुप्स ने जो है गवर्नर से रिक्वेस्ट की है कि वो इसे वापस भेजें, और अब वो कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। तो कंसर्न क्या है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट ग्रुप्स, जर्नलिस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट पर भी ये लॉ लग सकता है ना। तो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिसेंट और प्रोटेस्ट के खिलाफ जो है मिसयूज़ होने का डर है। कोई भी अगर उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कर्टेल हो सकती है, डिसेंट हो सकता है, ये कोई भी प्रोटेस्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ जो है बेसिकली मिसयूज़ हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक। तो इंडिया और पाकिस्तान वुड स्टिल बी एट वॉर इफ़ नॉट माई इंटरवेंशन सेज ट्रम्प। तो जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्लेम किया कि अगर वो बीच में ना होते तो इंडिया और पाकिस्तान आज भी वॉर कर रहे होते। और उन्होंने बेसिकली मई 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद उन्होंने ट्रेड टॉक्स का यूज़ करके दोनों देशों को सीज़ फायर पर मजबूर किया, ऐसा बोलना है उनका। और ट्रम्प ने कहा कि अगर वॉर होता तो अनक्लियर डस्ट फैल सकता था, इसलिए उन्होंने ट्रेड डील रोकने की धमकी दी। उनका कहना है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स को अच्छी तरह जानते हैं। इंडिया ने ट्रम्प के इस क्लेम को रिजेक्ट किया है ना। और इंडिया बोलता है कोई भी थर्ड पार्टी जो है मीडिएशन वो एक्सेप्ट नहीं करता इन केस ऑफ जो कश्मीर। यहाँ पे पहली बार जो है इजराइल की 2 जानी मानी NGOs जो हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट जो फिजिशियंस है ह्यूमन राइट इजराइल में, उन्होंने पहली बार कहा है कि गाज़ा में जो युद्ध हो रहा है वो बेसिकली जीनोसाइड है ना। और उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट पर जो है जानबूझकर पैलेस्टीन समाज को बर्बाद करने का आरोप लगाया। और बेसिकली उन्होंने गाज़ा में जो है 21 महीने से युद्ध चल रहा है और हमास के अटैक के बाद शुरू हुआ था, और इसमें जो है 59,000 से जो है ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, है ना। तो बेसिकली इसको बोल रहे हैं कि एक जीनोसाइड है, ये एक नरसंहार है ना, जो कि इजराइल ने रिजेक्ट किया है। यहाँ पे थाईलैंड और कंबोडिया एग्रीड टू सीज़ फायर। तो हुआ क्या था कि बेसिकली झगड़ा तब शुरू हुआ जब लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था, उसमें 5 जो है थाई सोल्जर्स घायल हो गए थे, और दोनों देश जैसे एक दूसरे को जिम्मेदार मान रहे थे, और इस क्लैश में लगभग 35 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी क्या है, तो दोनों ने बेसिकली सीज़ फायर पर एग्री कर लिया है ना। और ये अनाउंसमेंट जो है मलेशिया के जो है PM है उन्होंने की। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, चाइना ऑफर्ड सब्सिडीज़ इन अ बिड टू बूस्ट बर्थ रेट। तो चाइना ने अपनी जो है गिरती जो है बर्थ रेट जो है गिर रहा है, तो उसके लिए नए बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको हर साल एवरी ईयर 41,000 रुपीज़ जो है, एक सेकेंड, तो हर साल जो है 41,000 रुपीज़ जो है वो देने का फ़ैसला किया है, लगभग $500, और जो कि 3 साल से जो छोटे बच्चों पर जो है लागू होगा। और ये सब्सिडी 1 जनवरी 2024 से रेट्रो एक्टिव ली जाएगी, मतलब पीछे से इफेक्टिव होगी। 2023 में चाइना की जो पॉपुलेशन है 1.39 मिलियन थी 2023 में, से घटकर जो है 2023 में 1.3 मिलियन जो पॉपुलेशन है चाइना की कम हो गई, है ना। और इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का रिकॉर्ड किया इंडिया ने। और एनालिस्ट कहते हैं कि ये सब्सिडी एक पॉजिटिव शुरुआत है चाइना की बर्थ रेट इंक्रीज़ करने में, लेकिन इतनी कम जो है असिस्टेंस जो है उसमें तुरंत बदलाव उसमें मुश्किल है। तो नेक्स्ट है बेसिकली, हंगर मस्ट नेवर बी यूज एज अ वेपन ऑफ वॉर, UN चीफ।
तो यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस ने बेसिकली अफ्रीका के यूएन जो फूड समिट में कहा कि हंगर को कभी भी जो है वॉर का वेपन नहीं बनाया जाना चाहिए, और अफ्रीका में लगभग 280 मिलियन लोग जो है भूख और मॉल न्यूट्रिशन का सामना कर रहे हैं, है ना। और गुटरेस ने जो है क्लाइमेट चेंज और वॉर जैसे कि गाज़ा और सूडान जैसे एरियाज़ और एड कट्स जो कि कंट्रीज़ कर रहे हैं वो, ठीक है, और भूख बढ़ने का जो है वो बेसिकली हंगर का मेन रीज़न बताया। और अफ्रीकन यूनियन के ने बोला कि जो है क्लाइमेट शॉक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने अफ्रीका में फूड इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा रखी है ना। और उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ मदर और चिल्ड्रन जो है अफ्रीका में भूखे सो रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने पूरा आज का पेपर डिटेल में डिस्कस किया, एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए। तो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई वैल्यू ऐड हुई हो आप में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।